प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति बहुत सकारात्मकताओं से भरे हुए अपने जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आज हम एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजी का जो पेपर हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि निरंतरता बनाए रखते हुए हमने लगभग शायद 5 या 6 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अगर हम याद करते हैं तो हमने धर्म और जादू पढ़ लिया, हमने परिवार की अवधारणा को पढ़ लिया, हमने विवाह की अवधारणा को पढ़ा। व्हाट इज़ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, और उसके बाद जनजाति और जाति में क्या अंतर है, संस्कृति की अवधारणा क्या है और संस्कृति संवर्धन का सिद्धांत क्या है, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ ली। अब अगर मैं गलत नहीं तो शायद आपके 3 या 4 या मैक्सिमम 5 टॉपिक्स बचे होंगे और वो कंप्लीट होने के बाद मुझे लगता है शायद नवंबर एंड तक आपका कोर्स या नवंबर मिड तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा सोशल एंथ्रोपोलॉजी का। उसके बाद जो आपका दूसरा पेपर है उसको हम पढ़ने की चेष्टा करेंगे। लेकिन आपसे बहुत सारी रिक्वेस्ट है बेटा कि बच्चों, आप लोग, मेरे लिए बेटी भी बेटा है और बेटा भी बेटा है, आप जानते हैं ना, आप सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, ये भाव आप मेरे भीतर जानते हैं। उसी भाव के साथ मैं आप लोगों से बहुत सारी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, अपने घर का काम कीजिए। मुझे पता आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत परिश्रमी हैं जो अपने माता पिता का सहयोग देने के लिए, उनका आर्थिक सहयोग देने के लिए, और इस कारण से मुझे आप लोगों पर गर्व भी है कि आप इतने परिश्रमी बच्चे हैं और अपने परिवार की आर्थिक संबलता के लिए आप निरंतर प्रयास भी करते हैं और उनको सहयोग भी करते हैं। जैसे मैं जब टेलीफोनिकली आप लोगों से बात करती हूँ और आप लोगों से शिकायत करती हूँ कि भाई आप लोगों ने वीडियो क्यों नहीं देखा, आपने असाइनमेंट क्यों नहीं पूरा किया, और तब आप कहते हैं कि हम खेती में काम कर रहे हैं, इस वक्त हम गोभी उगा रहे हैं, गोभी काट रहे हैं, गोभी निकाल रहे हैं, या इस तरह की जो भी चीज़ें कृषि से संबंधित हैं, तो मेरे मन की सारी शिकायतें धूमिल हो जाती हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं कि आप अपने माता पिता के सहयोगी बन रहे हैं, उनके सारथी बने हुए हैं। परंतु इसके बावजूद भी अगर आप कुल मिला के सिर्फ आधा घंटा भी रोज़ अपनी पढ़ाई के लिए निकाल लेंगे तो यकीन जानिए आप इस संसार के सर्वश्रेष्ठ बच्चों में से होंगे। तो इस शुभकामना के साथ कि इस सर्वश्रेष्ठता को पाने में आप मेरे साथ सहयोग करेंगे, आप थोड़ा बहुत ही सही पर पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। हमने विवाह की अवधारणा को पढ़ा, परिवार की अवधारणा को पढ़ा, आज हम नातेदारी की अवधारणा शुरू करते हैं और संभावना है आने वाली 4 या 5 कक्षाओं में ये अवधारणा हम समाप्त कर लेंगे। आप भली भांति परिचित हैं, विवाह से ही परिवार बनता है, परिवार से ही नातेदारी संबंध होते हैं। हम नातेदारी क्या है, आप स्वयं इस बात से भली भांति परिचित हैं कि शायद दिन में आप 50 बार इस शब्द का प्रयोग करते होंगे कि मुझे फलाना रिश्तेदार के घर जाना है, फलाना रिश्तेदार मेरे यहाँ आने वाले हैं। तो ये जो रिश्तेदारी है वही तो क्या है, नातेदारी है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है नातेदारी को, अगर हम बहुत आम बोलचाल की भाषा में कहें तो नातेदारी क्या है, तो सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे संबंधों को नातेदारी कहा जाता है जो रक्त व विवाह पर आधारित हों। जैसे आपके पिताजी, उनका जो पिताजी के जो छोटे भाई हैं उनका आपसे कौन सा नातेदारी संबंध है, रक्त संबंध है, क्योंकि वो आपके चाचा जी हुए, और चाचा जी का जो बेटा है वो आपका चचेरा भाई हुआ, तो अर्थात ये आपके रक्त संबंधी हुए। वहीं जब आपका विवाह हो जाता है तो आपकी पत्नी का भाई क्या होगा, आपका रक्त संबंधी ना, वो क्या होगा, विवाह संबंधी। ठीक है, तो नातेदारी 2 प्रकार से विभाजित की जाती है, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी।
नातेदारी का अध्ययन जीवन के कुछ मूलभूत तथ्यों से जुड़ा हुआ है, जैसे प्रजनन, प्रसव काल, पैतृक भाव, संतानों से संबंध एवं सामाजिक कारण। उद्विकास के संघर्ष में मानव की अद्भुत सफलता का प्रमुख कारण मानव द्वारा इन संबंधों का लाभ उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है। देखिए बच्चों, नातेदारी का चाहे वो रक्त संबंध पर आधारित हो, चाहे वो विवाह पर आधारित हो, इन दोनों प्रकार के संबंधों में एक बात तयशुदा है कि आपस में एक दूसरे पे अंतर निर्भरता रहती है। साथ ही कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा का प्रतिशत हो सकता है, परंतु भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। तो नातेदारी में मानव जो संबंध है उन्हें सिर्फ भौतिक उत्तेजना के लिए नहीं, वरन इनकी परिणति जीविकोपार्जन एवं इससे परे संपन्नता के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका खेत है, अब आप अपने खेत में आपको बुवाई का काम करना है ना, और आप महसूस करते हैं कि आप अगर अकेले और आपके परिवार के मतलब आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, सब मिलके नहीं कर पा रहे हैं और समय कम है, बरसात आने वाली है, तो आप अगर अपने चाचा से निवेदन करेंगे या चचेरे भाई से निवेदन करेंगे, उनसे कहेंगे कि आप हमारी इस बुवाई के काम में सहयोग करें, तो 100% वो ऐसा करेंगे। यही तो नातेदारी की सुंदरता है। और इसीलिए अगर मनुष्य बिना नातेदार रिश्तेदारों के रहता है तो उस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य खड़ा हो जाता है कि ये कैसे संभव है। ठीक है, तो नातेदारी की परिभाषा के संबंध में जब हम बात करेंगे तो उसका हमें नातेदारी विवाह के अध्ययन में जीवन के कतिपय आधार जिसके साथ मानव का सामंजस्य बिठाना होता है उसको जानना चाहिए हमें। पहला वो क्या है, महिलाएं संतान उत्पत्ति करती हैं, पुरुष स्त्रियों का गर्भाधान कराते हैं, नियंत्रण प्राय पुरुषों के हाथ में होता है, और प्राथमिक स्वजन जिसमें प्राथमिक स्वजन क्या हो गए, भाई भाई हो गए, बहन भाई हो गए, है ना, एक ही माँ जाया भाई भाई हो गए या बहन भाई हो गए, है ना, तो ये आपस में संबंध स्थापित नहीं करते। कौन से संबंध? सहवास नहीं करते। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, रैडक्लिफ ब्राउन ने नातेदारी के अध्ययन के लिए एक नवीन एवं सुरुचिपूर्ण तुलनात्मक विधि का विकास किया एवं नातेदारी तंत्रों के कुछ सामान्य नियम बनाए। उन्होंने नातेदारी तंत्र के अध्ययन में अधिकारों एवं दायित्वों पर अधिक बल दिया। तो महत्वपूर्ण बात क्या है, रैडक्लिफ ब्राउन ने नातेदारी तंत्र के अध्ययन में अधिकारों एवं दायित्वों पर अधिक बल दिया। किस पे बल दिया? अधिकारों एवं दायित्वों पर। उन्होंने सामाजिक संरचना के एक भाग के रूप में इसे देखने का आग्रह किया। ब्राउन ने अपनी पुस्तक अफ्रीकन सिस्टम फॉर किनशिप एंड मैरिज, ये पुस्तक कब लिखी थी? 1950 में। हो सकता है ये असाइनमेंट में पूछा जाए। जो ब्राउन की पुस्तक का नाम क्या था? अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज में नातेदारी की परिभाषा देते हुए कहा था, नातेदारी सामाजिक संबंधों के नेटवर्क का अध्ययन है जो सामाजिक पद्धति का ही एक हिस्सा है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई हो। अब यहाँ पर ये जो हमने पैराग्राफ सुना आपने मुझसे, इसमें हम 3 बातें याद रखेंगे। पहला नाम रैडक्लिफ ब्राउन, दूसरा 1950 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, और इसमें उन्होंने नातेदारी की क्या परिभाषा दी? उन्होंने परिभाषा दी, नातेदारी सामाजिक संबंधों के नेटवर्क का अध्ययन है। देखिए, अब ये नेटवर्क को हम हिंदी में भी अनुवादित कर सकते थे, परंतु समाजशास्त्री जो परिभाषा देते हैं हमें उसी रूप में उसको उल्लेखित करना होता है। ये बात ध्यान देने योग्य है। तो उन्होंने क्या कहा? नातेदारी सामाजिक संबंधों के नेटवर्क का अध्ययन है जो सामाजिक पद्धति का ही एक हिस्सा है। ठीक है, अब आप 3 बात कौन से याद रखेंगे? रैडक्लिफ ब्राउन, उन्होंने नातेदारी के अध्ययन के लिए एक नवीन एवं सुरुचिपूर्ण तुलनात्मक विधि का विकास किया। दूसरा, 1950 में उन्होंने किताब लिखी अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, और तीसरा, उन्होंने उसकी परिभाषा, नातेदारी की परिभाषा लिखते हुए कहा था, नातेदारी सामाजिक संबंधों के नेटवर्क का अध्ययन है जो सामाजिक पद्धति का ही एक हिस्सा है।
अब बात करते हैं हम हेनरी मॉर्गन की। हेनरी मॉर्गन ने न्यूयॉर्क की आइरोक्विस, थोड़ा सा उच्चारण इसका मुश्किल है, आइरोक्विस जनजाति का आधार बनाकर नातेदारी का वर्णन किया एवं पाया कि बहुत से आदिम समाजों में स्त्रियों के माध्यम से गणना करने वाली नातेदारी का जन्म हुआ। इसके बाद नगरों एवं सभ्यताओं के विकास के कारण केवल पुरुषों के माध्यम से नातेदारी की गणना में परिवर्तन हुआ। अर्थात मॉर्गन का मानना था कि नातेदारी शब्दावलियों किसी भी समाज के विकास के विश्लेषण में बहुत बड़ी आधार हैं। अब यहाँ ध्यान देने योग्य कौन सी बात है? पहले हमने रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में पढ़ा था कि रेडक्लिफ ब्राउन ने नातेदारी के लिए एक नवीन एवं सुरुचिपूर्ण तुलनात्मक विधि का विकास किया। दूसरा, उन्होंने एक किताब लिखी 1950 में, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज। फिर उसके बाद हम हेनरी मॉर्गन के बारे में जान रहे हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क की आइरोक्विस जनजाति का अध्ययन किया और उन्होंने ये बताया कि आरंभ में स्त्रियों के माध्यम से ही गणना होती थी, नातेदारी का जो जन्म हुआ, एवं साथ में उन्होंने कहा कि नातेदारी शब्दावली किसी भी समाज के विकास स्तर के विश्लेषण में बहुत बड़ी आधार है। तो अभी तक हमने रेडक्लिफ ब्राउन को जाना, उसके बाद हेनरी मॉर्गन को जाना। अब हम जानेंगे रॉबिन फॉक्स को। क्या कहते हैं रॉबिन फॉक्स? रॉबिन फॉक्स कहते हैं नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक संरक्त व्यक्तियों के मध्य संबंध है। ठीक है, क्या कहते हैं वो? यहाँ पर वो किस बात पे जोर दे रहे हैं? सिर्फ रक्त संबंधियों पर जोर दे रहे हैं। नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक संरक्त वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। अब इसके बाद हम आगे जानते हैं कि हमने इन परिभाषाओं से हमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है, जनरेशन टू जनरेशन होता है, और वंशावली संबंध परिवार से पैदा होते हैं एवं परिवार पर ही निर्भर हैं। ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति आवश्यक है। कभी कभी जैविक रूप से संबंध न होने पर भी यदि उन संबंधों को समाज में स्वीकार कर लिया जाता है तो नातेदार माने जाते हैं। उदाहरण के लिए गोद लिया हुआ पुत्र पिता का असली पुत्र नहीं है, परंतु उसके संबंधों को समाज वैसे ही स्वीकार करता है जैसे जन्म लिए हुए पुत्र के साथ जो संबंध होते हैं। इसी प्रकार आप देखते हैं बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, जिसके बारे में मैं बहुत विस्तार से आपको जब हमने विवाह की अवधारणा पढ़ी थी तब पढ़ाया था। तो इसी प्रकार से जब बहुपति विवाह टोडा जनजाति में बच्चे के प्राणी शास्त्रीय पिता कोई भी भाई हो सकता है। याद रखिएगा बेटा, ये देखिए बड़ी कमाल की चीज़ सबसे अच्छी क्या है बेटा, ये जो विवाह की अवधारणा हमने पढ़ी और परिवार की अवधारणा पढ़ी और आज से हम नातेदारी की अवधारणा पढ़ रहे हैं, इन सारी अवधारणाओं में एक कॉमन फैक्टर क्या है कि ये तीनों चीज़ें आपस में इस प्रकार से अंतर संबंधित हैं कि आप जो विभिन्न आदिम जनजातियों के बारे में जानेंगे वो वही विशेषताएं लौट कर दोहराई जाएंगी। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि इसी प्रकार जब बहुपति विवाह टोडा जनजाति में बच्चे के पालन पोषण, जो प्राणी शास्त्रीय पिता कोई भी हो सकता है, परंतु सामाजिक रूप से जिसने उसे स्वीकार किया उस बच्चे को, वो उसका पिता कहलाता है। यही बात देवर एवं साली विवाह में होती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक उद्देश्यों के लिए रक्त संबंध नातेदारी जरूरी नहीं है। इसका कारण यह है कि नातेदारी एक सामाजिक तथ्य है जिसमें समाज की स्वीकृति महत्वपूर्ण है। संबंधों की सामाजिक स्वीकृति के नियम भिन्न भिन्न समाजों और एवं स्थानों पर भिन्न भिन्न होते हैं। इसका कोई सामान्य तरीका नहीं है। देखिए, एक हर समाज में नातेदारी रिश्तेदारी का एक अलग स्वरूप, एक अलग मान्यता व्याप्त है और इसका कोई एक इन्वर्टेड कॉमर्स में एक फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा होने पर ही इन्हें नातेदारी संबंधों में गिना जाएगा। नातेदारी में हम रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी दोनों को सम्मिलित करते हैं और रक्त संबंधी को हम नातेदारी की आंतरिक व्यवस्था कह सकते हैं, तो विवाह संबंधियों को हम नातेदारी की बाहरी व्यवस्था कहते हैं। अब नातेदारी के प्रकार क्या हैं? प्रकार अर्थात कार्य। तो कौन कौन से प्रकार हैं? समाज में नातेदारी को दो अंतर संबंधित कारणों के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्रथम,
परिस्थिति व संपत्ति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण। और द्वितीय, विभिन्न सामाजिक समूहों का गठन व व्यवस्थापन। ठीक है। अब किसी भी समाज में संबंध किस मात्रा तक नातेदारी पर आधारित हैं, वह आर्थिक व राजनीतिक परस्परता जो है, इंटरडिपेंडेंसी है, उसका भी आधार बनते हैं। जैसे खाद्यान्न का वितरण, श्रम विभाजन, सत्ता एवं अधिकार का वितरण, नातेदारी विवाह संबंधों को भी नियंत्रित करता है। सदस्यों के लिए निर्देशित करता है कि कौन किससे विवाह संबंध में बंधेगा या नहीं बन सकता। बेटा ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे हमें ध्यान देना है कि नातेदारी संबंध एक नियमावली का निर्धारण करते हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि रिश्ते किस प्रकार से मर्यादित रहें, कौन सा व्यक्ति किससे संबंध स्थापित कर सकता है और कौन सा व्यक्ति किससे संबंध स्थापित नहीं कर सकता। इस प्रकार की नियमावली नातेदारी का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। अब हम टाइप्स ऑफ ये जो किनशिप है उसके बारे में हम देखेंगे। नातेदारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किनशिप कहते हैं। तो पहला है रक्त मूलक या रक्त संबंधी नातेदारी। इस प्रकार की नातेदारी के अंतर्गत वे नाम से स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है, जिनसे ब्लड रिलेशन है। अब वो डिस्टेंस ब्लड रिलेशन या बिल्कुल क्लोज ब्लड रिलेशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, पर ब्लड रिलेशन होना ज़रूरी है। तो रक्त मूलक या रक्त संबंधी नातेदारी क्या है? इस प्रकार की नातेदारी के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो समान रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हों। उदाहरण के लिए माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, पापा बुआ आदि। लेकिन रक्त संबंधियों के बीच सदा ही प्राणीशास्त्रीय जैविकीय संबंध होना आवश्यक नहीं है, उनके बीच काल्पनिक संबंध भी हो सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अर्थात रक्त संबंध केवल प्राणीशास्त्रीय बायोलॉजिकल आधार पर ही नहीं अपितु समाजशास्त्रीय आधार पर भी स्थापित हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया था कि बहुपति विवाह जहाँ प्रथा का प्रचलन है वहाँ जैविक आधार पर निश्चित करना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है कि बच्चे का पिता कौन है। तो ऐसी स्थिति में प्राणीशास्त्रीय पितृत्व गौण हो जाता है और समाजशास्त्रीय पितृत्व को अधिक मान्यता दी जाती है। और नीलगिरी की बहुपति विवाह जो टोडा जनजाति में सामाजिक पितृत्व का एक विशेष संस्कार होता है, जिसके द्वारा ही ये निश्चित किया जाता है। और ये संस्कार किस प्रकार से किया जाता है? जब गर्भवती स्त्री होती है तो उसके प्रसव के 5वें महीने में धनुष बाण भेंट जो पुरुष करता है, पुरुष मतलब बाहरी पुरुष नहीं, वो जो जितने व्यक्तियों से उस स्त्री का विवाह हुआ है उनमें से कोई एक पुरुष उस स्त्री को धनुष बाण भेंट करता है और इस स्त्री की होने वाली संतान का सामाजिक पिता वही होता है। ठीक है। अब नातेदारी का दूसरा प्रकार हम देखेंगे। इसी में हम पहले इसको और विस्तार से समझते हुए कुछ उदाहरण को देखेंगे। उसमें मलेशिया के ट्रोबियाड द्वीप निवासियों में वास्तविक पिता कभी कभी अज्ञात होता है, लेकिन परंपरा अनुसार संतान का पिता वही व्यक्ति माना जाता है जो उसकी लड़की से विवाह करता है। और गोद लेने की प्रथा समृद्ध नातेदारी का एक प्रमुख उदाहरण है। जिस व्यक्ति को गोद लिया जाता है उसके प्रति सभी जगह ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वह जैविक रूप से उत्पन्न संतान है। और ये बात सभ्य समाजों में भी है बच्चों, ये बात आप भली बात ही जानते हैं, क्योंकि गोद प्रथा का प्रचलन समाज की मान्यता प्राप्त है। मलेशिया में भी कुछ भागों में बच्चा किस परिवार का माना जाएगा इसका निर्णय प्रसव की क्रिया से नहीं होता, परंतु कुछ सामाजिक कृत्यों द्वारा होता है। यहाँ पर यह भी प्रथा है कि प्रसूता को जो व्यक्ति मूल्य देता है वही उसकी संतान का पिता कहलाता है। ठीक है। अब हम दूसरी जनजाति अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया की जनजाति देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जनजाति में जो कुल की स्त्रियों द्वारा दूसरे कुल की भावी पत्नियां जो समझी जाती हैं, इसलिए वहाँ के लोग उन समस्त पुरुषों के लिए जो उनकी माताओं के भावी पति हो सकते हैं पिता शब्द से संबोधित करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि पितृत्व और मातृत्व सर्जन एवं जो प्रवसन है
उसकी शारीरिक क्रियाओं पर सदा ही आधारित नहीं है वरन सामाजिक प्रथाओं पर निर्भर है। अतः नातेदारी में सामाजिक मान्यता जैविक तथ्य पर आरोपित है। अतः नातेदारी प्रणाली का आधारभूत तत्व इसकी सामाजिक मान्यता व उपयोगिता है। अब इसके बाद हम नातेदारी के दूसरा प्रकार देखते हैं, विवाह। अभी तक हमने देखा रक्त संबंधी नातेदारी, अब हम देखेंगे विवाह मूलक नातेदारी। इस प्रकार की नातेदारी के अंतर्गत केवल विवाह संबंध द्वारा जो संबद्ध पति पत्नी ही आते हैं, बल्कि इन दोनों परिवारों के अन्य संबंधी भी आ सकते हैं। जब एक व्यक्ति विवाह करता है तो स्वभावतः ये पता चलता है कि विवाह नामक संस्था न केवल दो स्त्री पुरुष के बीच संबंध स्थापित करती है, देखिए, बल्कि परिवारों के बीच संबंध स्थापित करती है। जैसे एक स्त्री का विवाह जब एक पुरुष से होता है तो सिर्फ उन दोनों के बीच में विवाह के संबंध स्थापित नहीं हुए, उनसे जुड़े हुए लोग भी आपस में संबंधी हो गए। जैसे जो लड़की के माता पिता हैं वो लड़के के माता पिता के संबंधी हो गए, ठीक है। अब जो लड़का है वो जो जिससे वो विवाह कर रहा है, जिस स्त्री से विवाह कर रहा है, उसकी छोटी बहन उस लड़के की साली हो गई, और लड़के का जो छोटा भाई है उस विवाहित स्त्री का देवर हो गया। इस प्रकार सिर्फ दो लोगों के बीच में संबंध स्थापित नहीं होते, अपितु दो परिवारों से संबंधित अन्य व्यक्ति भी एक दूसरे से संबंध स्थापित कर लेते हैं। जैसे बहनोई, जो मैंने आपको बताया, बहनोई, दामाद, जीजा, फूफा, नंदोई, मौसा, साला, साड़ू। इस साड़ू कौन हुआ कि मान लीजिए दो बहनें हैं, दोनों बहनों का विवाह अलग अलग पुरुषों से हुआ, तो वो जो दो अलग अलग पुरुष हैं एक दूसरे के साड़ू भाई हो गए। तो इसी प्रकार एक स्त्री विवाह के पश्चात पत्नी बनने के अलावा पुत्र वधू, भाभी, देवरानी, जेठानी, चाची, मामी आदि सब बन जाती है। तो जैसे साला बहनोई, साला दामाद, साली जीवा, जीजा, देवर भाभी, इस प्रकार के तमाम तरह के नातेदारी संबंध बन जाते हैं, ठीक है। अब बच्चों आगे हम इसको और जानेंगे, नातेदारी की कौन सी श्रेणियां हैं, यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और आपसे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप अपनी बीती कक्षाओं, जिस प्रकार से हर वर्ष मैं आपसे कहती थी, अब तो आप तृतीय वर्ष में आ चुके हैं, कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने आपसे कहा था कि पिछले आप 4 साल के 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखिए और उससे संबंधित जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आते और वो टॉपिक अगर मैं आपको पढ़ा चुके हैं तो आप मुझसे पूछिए, मुझे भी बहुत खुशी होगी। अब बच्चों, हमेशा की तरह से मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी कि ये अध्ययन सामग्री मैंने आप लोगों की सहायता के लिए कोटा जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसकी जो अध्ययन सामग्री है उससे ली है, और मैं इसके लिए उन लोगों का आभार प्रकट करती हूँ। और बच्चों, मैं आप लोगों से फिर निवेदन करती हूँ कि आप लोग पढ़िए। अब समय धीरे धीरे बहुत कम होता चला जाएगा और आपको जो भी जहाँ कहीं भी उलझन है आप बेझिझक मुझसे पूछिए, मुझे भी बहुत प्रसन्नता होगी। आने वाले समय में आप बहुत मेहनत करेंगे, इस आशा के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।